प्रिय छात्रों, आज हम यूनिट 2 कराधान टैक्सेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। यह एक ऐसा अध्याय है जो आपके प्रैक्टिकल यूज का है। हर व्यक्ति जो कुछ इस लेसन में बताया जाएगा उसका उपयोग करके अपने वर्ष की टैक्स की गणना स्वयं कर सकता है। तो पहले कुछ परिभाषाएं आपको बताई जाएंगी। जो पहली परिभाषा है कर मीन्स टैक्स। ये टैक्स क्या चीज है? सरकार द्वारा देश को चलाने के लिए किए जाने वाले विभिन्न खर्चों में देश के नागरिकों के योगदान को ही कर कहते हैं। माने हर नागरिक उसमें योगदान करता है अपनी इनकम में से, चाहे वो वेतनभोगी हो और चाहे व्यापारी हो, अन्यथा देश नहीं चल पाएगा। ये कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स और नंबर 2 अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। ये प्रत्यक्ष कर क्या है? एक व्यक्ति या समूहों पर लगाए गए कर जो उनको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। जैसे आयकर, उपहार कर, संपत्ति कर। आप देखते हैं हर व्यक्ति, जैसे मान ली वेतनभोगी है तो उसका आयकर कटता है, जिसकी स्लैब्स, जिसके नियमावली हर वर्ष हम देखते हैं बदलती रहती है। हर साल जब बजट घोषित होता है तो उसके अंदर इसको बताया जाता है कि किस प्रकार से कितनी इनकम तक हम व्यक्ति को छूट देंगे, उसके बाद टैक्स निकालेंगे। तो ये जो आयकर है, ये जो हमारा पाठ है, ये मुख्यतः आयकर कर के ऊपर है। ऐसे ही कोई टैक्स हम उपहार देते हैं किसी व्यक्ति को, उस पर भी टैक्स लगता है। संपत्ति कर, मान लीजिए हमारे पास संपत्ति है, हमारे पास मकान है, जायदाद है, जो भी कुछ है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। तो ये कर जो हमें दिखाई दे रहे हैं, हर व्यक्ति को पता होता है कि भाई जो इनकम हो रही है उस पर टैक्स कटेगा, इसलिए इसको कहते हैं प्रत्यक्ष कर। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। कुछ कर व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित न करके अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, ऐसे करों को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे बिक्री कर, वस्तुओं पर निर्यात तथा आयात शुल्क आदि। बिक्री कर हमारे से डायरेक्ट नहीं संबंध। जब कोई वस्तु फैक्ट्री से निकलती है तो उस पर टैक्स लग जाता है, उसे हम कहते हैं बिक्री कर, सेल टैक्स है। तो ये हमको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसी प्रकार से वस्तुओं पर निर्यात तथा आयात, क्या मतलब? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। बहुत सी वस्तुओं को हम विदेशों में मंगवाते हैं या कुछ वस्तुएं हमारे यहाँ से भी जाती हैं विदेशों को, इनके ऊपर भी टैक्स लगता है। तो ये सब अप्रत्यक्ष कर के रूप में कहलाते हैं। एक और परिभाषा देखिए, वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर एवं कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर। ये वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक की अवधि को एक वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर, संक्षेप में FY लिखते हैं, कहते हैं। माने 1 अप्रैल से हम देखते हैं बजट घोषित होता है फरवरी में या मार्च में, तो 1 अप्रैल से शुरू करके आप अपनी इनकम निकालेंगे। 1 अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च तक की जो इनकम होगी वो उसको हम कहते हैं वित्तीय वर्ष। एक शब्द और जुड़ गया इसमें, कर निर्धारण वर्ष। तो इसका उदाहरण दीजिए, जो कर निर्धारण होता है वो उससे अगला होता है। तो इसलिए हमने यहां दिया, यदि वित्तीय वर्ष 2013-14 है जिसमें हम अपने इनकम की पर टैक्स निकाल रहे हैं, तो कर निर्धारण वर्ष उससे अगला होगा, अर्थात 2014-15 होगा। यहां देखिए लास्ट 14 है या प्रारंभ 14, उससे अगला माना जाता है, याद रखेंगे, कर निर्धारण वर्ष। अभी कुछ और परिभाषाएं भी हम लेंगे। एक अन्य परिभाषा देखिए, मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शंस। क्या है ये? प्रत्येक वेतन भोगी मनुष्य की सकल आय ग्रॉस इनकम का
एक निश्चित भाग आयकर से मुक्त होता है, जिसे हम मानक कटौती कहते हैं। यह समय समय पर बदलती रहती है। वर्तमान में यह समाप्त कर दी गई है। मैंने बताया आपको कि हर वर्ष हम देखते हैं बजट की घोषणा होती है, बजट पेश किया जाता है संसद के अंदर, तो उसमें इसके बारे में बताया जाता है। इसकी सीमा जो है बदलती रहती है, कभी अधिकतम सीमा 12,000, कभी 20,000, ये सब उसमें इंडिकेशन होता है। आपको इससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी प्रश्न आपको हल करने के लिए आएगा उसके अंदर पूरी डिटेल दी होती है कि मानक कटौती आपको कितनी काटनी है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, या मानक कटौती नहीं दी है क्योंकि अब वर्तमान में यह समाप्त कर दी गई है। इसके लिए कोई दूसरा मेथड अडॉप्ट किया गया है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। धारा 80C के अंतर्गत वो छूट जो है मानक कटौती के स्थान पर घटाई जाती है। एक है धारा 80G। क्या है धारा 80G? प्रधानमंत्री राहत निधि, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, राष्ट्रीय रक्षा निधि, प्रधानमंत्री सूखा राहत निधि आदि में दिया गया दान आयकर से मुक्त कितने 100% होता है। तो बहुत से व्यक्ति देश की सेवा करने के लिए क्या करते हैं, कुछ दान प्रधानमंत्री राहत कोष में या और जो बताया उसमें जमा करा देते हैं। देश को भी पैसा मिल गया और हमको भी क्या फ़ायदा हुआ, 100%। मतलब अगर हमने 50,000 रुपये अपनी इनकम में से प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करा दिए, तो ये 50,000 रुपये हमारी जो इनकम है पूरे साल की, जिसे वित्तीय वर्ष में निकालते हैं, वो 50,000 रुपये कम हो जाएगी। अगर आपने 4 लाख रुपये कमाए हैं, 50,000 दान दे दिए, तो कितने रह गए, 3.5 लाख पर ही टैक्स की गणना की जाएगी। तो आपको बेनिफिट है। जबकि कुछ अनुमोदित खैराती निधियों में दिया गया दान 50% आयकर से मुक्त होता है। कुछ चैरिटेबल संस्थाएं होती हैं जो सरकार से एक विशेष नंबर प्राप्त करती हैं कि हमें चैरिटेबल संस्था चलानी है देश की सेवा करने के लिए, व्यक्तियों की सेवा करने के लिए, परंतु इसके अंदर अगर हम दान देते हैं तो वह केवल 50% कर से मुक्त होगा। अगर 50,000 रुपये हमने इस किसी संस्था को दिए हैं तो 50 नहीं 25,000 रुपये आपकी आय में से घटा दिए जाएंगे। तो धारा 80G के अंतर्गत मिली छूट को आय में से सीधे घटाया जाता है। तो जो आपकी आय होगी उसको सीधे घटा दिया जाएगा। तो यह है मानक कटौती और 80G। प्रिय छात्रों, प्रश्न के अंदर एक अन्य धारा का उपयोग होगा, धारा 80C। एक व्यक्ति द्वारा जीवन बीमा प्रीमियम LIC, भविष्य निधि PF या PPF, PF प्रोविडेंट फंड, PPF पर्सनल प्रोविडेंट फंड, यूनिट संबंध बीमा योजना, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होते हैं, या राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, इसको हम NSC कहते हैं, आदि में जमा धन इस धारा के अंतर्गत आता है। पहले जमा धन पर 20% छूट मिलती थी। बाद में फाइनेंशियल ईयर 2005-06 से इसकी राशि 1 लाख रुपए कर दी गई है। वर्तमान में यह 1.5 लाख रुपए है। इस धारा में की गई बचत आजकल सकल आय में से घटा दी जाती है, बाद में आयकर की गणना की जाती है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम प्रश्न में क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया, प्रश्न में हर बात स्पष्ट होगी कि आपको क्या करना है, कितनी बचत इस धारा के अंतर्गत मैक्सिमम लेनी है, ये सब प्रश्न के अंदर अंकित होता है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे। सबसे पहले प्रत्यक्ष कर पर प्रश्न कर रहे हैं। इसमें एक प्रश्न बोर्ड पर आप देखिए, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रधानमंत्री राहत निधि में दिए गए धन पर आयकर में राहत होती है। नंबर 1 50%, नंबर 2 100%, नंबर 3 30%, नंबर 4
80% आपको बताया गया था कितनी होती है, 100% होती है, 100%। अतः विकल्प हम देखेंगे नंबर 2 सही है। प्रिय छात्रों, प्रश्न 2 देखिए, इसके 2 भाग कर दिए हमने। नंबर 1, यदि कुल वार्षिक बचत 73,000 रुपये हो और बचत पर छूट 20% या 12,000 रुपये हो, जो भी न्यूनतम हो, तो आयकर में कटौती ज्ञात कीजिए। दूसरा, वित्तीय वर्ष 2001 में एक व्यक्ति की कुल आय 1,20,000 रुपये है। यदि उसने प्रधानमंत्री सूखा राहत निधि में 2,500 रुपये जमा किए हों तो उसकी कर योग आय की गणना करो, जबकि मानक कटौती कुल आय का 1/3 या अधिकतम 20,000 रुपये है। नंबर 1, तो छूट जो है 20% है, 73,000 रुपये इंटू 20%, 20/100, 1 0 2 0 1 0 2 0 गुणा कर दीजिए, 0 2 0 0 2 3 6 2 7 14,600 रुपये। परंतु उसने दिखाया है कि जो भी न्यूनतम हो 12,000 रुपये, मतलब मैक्सिमम जो लिमिट दे रखी है वो 12,000 रुपये तक का है। तो हम कहेंगे आय कर में कटौती, हम लिखेंगे इसके आगे लिख सकते हैं बराबर 12,000 रुपये मान्य। जो मान्य है, मैक्सिमम जो है वो 12,000 रुपये है, इसलिए क्या हो गया, आयकर में कटौती 12,000 रुपये मिलेगी। सेकंड, कुल आय है 1,20,000, प्रधानमंत्री राहत निधि में 2,500 रुपये जमा किए, माने ये कुल जो होती है इसको सकल आय कहते हैं हम। सकल आय 1,20,000 रुपये प्रधानमंत्री सूखा राहत निधि में जमा धन पर छूट पड़ा है, होती है 100% होती है। तो जितना रुपए जमा किए हैं, कितने जमा किए हैं, 2,500 रुपये, उतनी ही हमको छूट मिल जाएगी, 100% होती है। इसके अलावा इसमें देखिए मानक कटौती कुल आय का 1/3, मानक कटौती कुल आय कितनी है, 1,20,000 का 1/3, 40,000 रुपये। अब इसमें से केवल मान्य जो होगी कितनी होगी, क्या लिखा है देखिए, अधिकतम सीमा 20,000 रुपये है, इसका माने छूट हमें केवल 20,000 मिलेगी, 40,000 नहीं। तो इसमें से कितने मान्य हैं, 20,000 रुपये मान्य। इसलिए कर योग आय, कुल आय 1,20,000 रुपये, देखिए 1,20,000 रुपये माइनस कुल छूट कितनी हो गई, एक तो 2,500 रुपये है प्रधानमंत्री सूखा राहत निधि में, प्लस 20,000 रुपये मानक कटौती है, 20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये माइनस कितने हो गए, 22,500, 22,500 रुपये घटा दीजिए, 0 0 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, अलग घटा लीजिए आप, देखिए 0 में से गया 0, दूसरे 0 में गया 0, तीसरे 0 में से 10 में से गया 5, यहाँ क्या बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ क्या बच गया 1, 11 में से 2 गया 9, 97,500 रुपये। तो ये है कर योग आय, जिस पर उसकी गणना की जाएगी। प्रिय छात्रों, कराधान पर बड़ा प्रश्न देखिए, ऐसे टाइप क्वेश्चंस, इसके 4 अंक होते हैं प्रश्न में। प्रश्न 3, किसी वित्तीय वर्ष में डॉक्टर सलीम का आवास भत्ता को छोड़कर वार्षिक वेतन 2,40,000 रुपये है। उन्होंने प्रति माह 4,000 रुपये भविष्य निधि में जमा किया तथा वर्ष का 16,000 रुपये जीवन बीमा का प्रीमियम दिया। निम्न दरों को ध्यान में रखते हुए ये ज्ञात कीजिए डॉक्टर सलीम को उस वित्तीय वर्ष में कितना आयकर देना होगा। नंबर 1, 50,000 रुपये तक
आयकर कोई कर नहीं। नंबर 2, 50,000 एक से 60,000 रुपये तक 50,000 रुपये से अतिरिक्त राशि पर 10%। नंबर 3, 60,000 एक रुपये से 1.5 लाख रुपये तक 1,000 रुपये प्लस 60,000 रुपये से अधिक धनराशि पर उसका 20%। नंबर 4, 1,50,000 एक रुपये से लेकर ऊपर तक 19,000 रुपये प्लस 1.5 लाख रुपये से अधिक धनराशि पर 30%। 5, अधिभार टैक्स से छूट के पश्चात देय कर का 10%। नंबर 6, मानक कटौती कुल आय का 1/3 अधिकतम 20,000 रुपये और यह 25,000 रुपये यदि आय 1 लाख से कम हो तो 25,000 नहीं तो 20,000। टैक्स से छूट भविष्य निधि जीवन बीमा आदि में जमा धनराशि का 20% जो अधिकतम 12,000 रुपये हो सकती है। तो इस प्रश्न को हम हल करेंगे। हल देखिए, सकल आय प्रश्न में दे रखी है 2,40,000 रुपये। हर दृष्टि से इसमें आवास भत्ता शामिल नहीं है। मानक कटौती हमको दी है 1/3, 2,40,000 इंटू 1/3 बराबर 80,000 रुपये आई, परंतु प्रश्न के अनुसार केवल 20,000 रुपये मान्य है। इसलिए कर योग आय 2,40,000 माइनस 20,000 बराबर 2,20,000 रुपये। आयकर निकालेंगे। आयकर हम देख रहे हैं जो कर योग आय है 2,20,000, ये प्रश्न में दर्शाई गई कैटेगरी नंबर 4 में है। इसलिए आयकर बराबर 19,000 प्लस 2,20,000 माइनस 1.5 लाख का 30%, 1.5 लाख से ऊपर तो 19,000 प्लस घटाने में 70,000 इंटू 30/100, 2020 गए तो 19,000 प्लस 21,000 बराबर 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये ये क्या आ गया इसका आयकर। अब हम निकालेंगे जो हमारी छूट है धारा 88 के अंतर्गत जमा धन। कितना धन जमा किया गया है प्रश्न में देखिए, दिया हुआ है 4,000 रुपये भविष्य निधि में प्रति माह। तो 4,000 इंटू 12 प्लस और क्या दिया हुआ है 16,000 रुपये जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में जमा किया। कितना 16,000, तो ये हो गया 48,000 प्लस 16,000 बराबर हो गया 1, 2, 3, 8, 6, 14, 4, 5 और 1, 6, 64,000 रुपये। तो छूट निकालेंगे इस पर कितनी छूट है। तो छूट दे रखी है, प्रश्न को देखिए, छूट दे रखी है 20% जमा धन का या 12,000 रुपये, जो दोनों में से अधिकतम होगा वही दे होगा। तो 64,000 इंटू 20%, 20/100, तो 1 0 2 0 1 0 2 0 2 चौक 8, 12,800 रुपये। तो इसमें ये 12,000 से अधिक है तो 12,000 रुपये छूट हो जाएगी। ये है मान है, यह ही मान है केवल 12,000 रुपये। तो इससे आ जाएगा हमारा छूट के बाद आयकर। आयकर हमने निकाला था 40,000 रुपये माइनस 12,000 रुपये आयकर है, छूट है, तो बराबर हो गया कितने 28,000 रुपये। तो ये हमें छूट मिल गई। अभी प्रश्न में आप देखिए एक और कैटेगरी दे रखी है जिसमें लिखा हुआ है अधिभार। अब हमें अधिभार और निकालना है। तो अधिभार दिया हुआ है जो देय आयकर आता है उसका 10%, 28,000 गुणा 10/100, 2020 कट गया 2,800 रुपये। इसलिए कुल देय आयकर 28,000 रुपये प्लस 2,800 रुपये बराबर 30,800 रुपये। इस प्रकार से इस व्यक्ति को 30,800 रुपये आय करके देने होंगे।